मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग जो है अपक्षय के प्रकार पढ़ रहे थे। आज हम लोग देखेंगे अपर्दन। जहाँ पर अपक्षय की क्रियाएं समाप्त होती है वहाँ से अपर्दन की क्रियाएं प्रारंभ होती है। अपर्दन सबको पता है। अपर्दन को रेंगती हुई मृत्यु भी कहते हैं कि कैसे धीरे धीरे वह पूरे क्षेत्र को काट कर बहाकर अपने साथ में ले जाती है। ठीक है, तो अपर्दन चलिए पढ़ते हैं। अपर्दन स्थल निम्नीकरण में जहाँ अपक्षय की सीमा समाप्त होती है वहीं से अपर्दन के कारक जो है प्रारंभ हो जाते हैं। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अपर्दन कारकों द्वारा स्थानीय चट्टानों को काटना, खुरचना, रगड़ना, घिसना और खरोचना शामिल होता है। जब हवाएं चलती है तो अपने साथ छोटे छोटे कणों को उड़ाकर लेकर चलती है। वही कण जो चट्टानें हैं, जो धरातल है, उससे रगड़ते हुए चलती है और उसको अपर्दित करती रहती है। अपर्दन के प्रमुख कारक प्रवाहित जल, भूमिगत जल, समुद्री तरंगें, फिसलती हिमानी एवं पवन, ये सभी कारक अपक्षयित पदार्थ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाती है। अपर्दन के कार्य में इन पदार्थों का उपयोग औजारों के रूप में करती है। अपर्दन की प्रक्रिया गतिशील होती है क्योंकि ये लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो है अपने साथ जो भी चीज़ें हैं उनको उड़ाकर बहाकर लेकर जाती है और वही चीज़ें जो है इनके प्रमुख औजार के रूप में अपर्दन के लिए कार्य करती है। थार्नबरी महोदय के अनुसार वास्तव में यह सत्य है कि अपक्षय अपर्दन की प्रारंभिक प्रक्रिया है और अपक्षय से अपर्दन की क्रिया सरल हो जाती है। ठीक है, क्योंकि जब चट्टानें विनियोजित होकर, ढीली होकर, विदृढ़ होकर टूट जाती है तब अपर्दन जो है उनको आसानी से क्या कर सकती है, अपर्दित कर सकती है। वास्तव में यह सत्य है कि अपक्षय अपर्दन की प्रारंभिक क्रिया है कि अपक्षय जो है अपर्दन के कार्य को सरल बनाती है। फिर अपर्दन अपक्षय पर निर्भर नहीं और ना यह आवश्यक है कि अपक्षय के बाद अपर्दन ही हो। ठीक है, अपर्दन के जो कारक हैं वो अपक्षय पर निर्भर भी नहीं है और ये जरूरी भी नहीं है कि अपक्षय के बाद अपर्दन के कार्य भी हो। प्रवण संतुलन बनाए रखने में अपर्दन के कारक जो है महत्वपूर्ण, धरातल को समतलीकरण करने में, क्योंकि जो चीजें धरातल से ऊपर उठ जाती है उनको खरोच कर, रगड़ कर, अपर्दित करके जो है ये क्या करती है, बराबर करती है। और जो स्थान धरातल में गड्ढे या कुछ अन्य भाग रहते हैं उन पे ये चीजों को जो है जाकर जमा कर देती है, जिससे ये प्रवण संतुलन के रूप में काम करती है। अपर्दन की क्रियाओं में नदी क्रियाएं, तो अपर्दन के कारकों में नदी का जो है महत्वपूर्ण स्थान है। आर्द्र प्रदेशों में नदी प्रवर्तन संतुलन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। जहाँ पर बारिश होती है उन क्षेत्रों में समतलीकरण का कार्य जो है नदियों द्वारा प्रमुख रूप से किया जाता है। धरातल पर वर्षा होती है, वर्षा का कुछ जल जो है वाष्पित होकर उड़ जाता है, कुछ जल धरातल द्वारा सोख लिया जाता है तथा शेष जल उस भूखंड के ढाल के सहारे प्रवाहित होने लगता है। पहले ये छोटी छोटी धाराओं में प्रवाहित होती है, फिर बाद में ये छोटी छोटी धाराएं नालों को जन्म देती है। नालों से सरिता का जन्म होता है और अनेक सरिताएं मिलकर जो है नदी का रूप ले लेती है। ठीक है, बारिश की बूंदें जब पड़ती है तो सबसे पहले शुष्क भूमि रहती है गर्मी के समय पे, तो कुछ जो है भाप बनकर उड़ जाती है, कुछ उस धरातल द्वारा सोख ले जाती है। बाकी जो पानी है वो धीरे धीरे छोटी छोटी धाराओं में बहते हुए नालों में जाती है। नालों से सरिताएं और सरिताएं से जो है ये एक बड़े नदी में जाकर मिल जाती हैं। यदि नदियां पर्वतीय क्षेत्र या झील आदि से विकसित होकर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उसमें जो है मैदानी क्षेत्र में पहुंचती है तो वो किसी सागर या झील में जाकर मिल जाती है। इस बीच निम्नलिखित प्रक्रियाएं होती है। पहला है नदी परिवहन। नदी परिवहन से तात्पर्य नदी द्वारा अपर्दित पदार्थ को बहाकर ले जाना। दूसरा है नदी भार, तो नदी जल में बहने वाली समस्त सामग्री की, नदी भार मतलब कि जो भी चीजें नदियां अपने साथ बहाकर लेकर जा रही है उसका भार। नदी अपर्दन, नदी द्वारा अपने तल को काटना, घिसना और खुरचना। नदी निक्षेपण, अंत में नदियां जो है अंतिम अवस्था में पहुंचती है तो उन सभी पदार्थों को क्या करती है, एक जगह जमा कर देती है। हम लोग डेल्टा पढ़ते हैं ना, तो नदियां अपने अंतिम अवस्था में जो भी अवसादी पदार्थ जो है बहाकर लेकर जाती है उसे क्या करती है, अपने किनारों पर और अपने सामने जमा कर देती है, तो वो निक्षेपण कहलाता है। परिवहन, अपर्दन के कारक अपर्दन से प्राप्त अवसादों को उसी स्थान पर नहीं छोड़ते बल्कि उसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित करते हैं और यही क्रिया को है जो है हम परिवहन कहते हैं। परिवहन की शक्ति मुख्यतः दो बातों पर निर्भर करती है। पहला, अवसादों का आकार तथा मात्रा, वेग एवं गति। आप देखेंगे कि गर्मी के समय में जब धूल भरी आंधियां
जब हवाएं शुष्क हो जाती है तो बहुत तेज गति से चलती है और कई बार धूल का गुबार जो है हमको बहुत अधिक देखने को मिलता है। उस दौरान जो है बहुत तेज हवाओं के कारण कुछ चीज़ें जो है बहुत ऊपर में है जो है उड़ती हुई दिखाई देती है, जबकि नीचे में कुछ बड़े बड़े कण होते हैं। तो जो पदार्थ है उसकी मात्रा के आकार पर निर्भर करती है। यदि कण बड़े बड़े होंगे तो वो दूर तक की यात्राएं या दूर तक उसको परिवहन कर पाना संभव नहीं होगा और जब हवाएं चलेंगी तो वो सबसे नीचे वाले भाग पे होगी। जो कि जो छोटे छोटे कण हैं हल्के होने के कारण वो अधिक दूर तक जाएंगी और वो अधिक ऊंचाई पर जो है हमें दिखाई देंगी। दूसरा है वेग या गति। जितनी अधिक जो है हवा की गति होगी पदार्थों का परिवहन जो है उतनी अधिक दूर तक हो पाएगा। अपरदन के कारकों की गति या वेग जितना तीव्र होगा परिवहन की गति भी उतनी ही तीव्र होगी। छोटे एवं हल्के अवसादों का परिवहन तीव्र गति से होगी, तीव्र गति से बहुत दूर तक होता है। इसके विपरीत आकार में बड़े एवं भारी अवसादों का परिवहन जो है मंद गति से कम दूरी तक होता है, जैसा कि मैंने अभी बताया। परिवहन का कार्य अपरदन के कारक जो है अलग अलग ढंग से करते हैं। उदाहरण के लिए बहता हुआ जल, सागरी लहरों के अवसाद जल के साथ बहते एवं तैरते हुए लुढ़कते हुए आगे बढ़ते हैं, जबकि पवन अवसादों को उड़ाकर ले जाता है। हल्के अवसाद ऊंचाई पर एवं भारी अवसाद नीचे लुढ़कते हुए आगे बढ़ते हैं। नदियों द्वारा क्या होता है, उसको अपनी धाराओं के साथ बहाकर लेकर जाते हैं, जबकि पवन जो है उसे उड़ाकर ले जाती है। निक्षेपण। अपरदन के बाद जो प्रमुख क्रिया होती है वो है निक्षेपण की क्रिया। आगे बढ़ते हुए अपरदन के कारकों की शक्ति जहाँ क्षीण होती है, जैसे हवाएं तेज चल रही है लेकिन अचानक से जो है हवाओं की गति मंद होती है, तो जो भारी पदार्थ है उसको अब वो आगे उड़ाकर ले जाने में सक्षम नहीं होती है। तब क्या करती है, उन पदार्थों को उसी स्थान पर वो निक्षेपित कर देती है। आगे में क्या होती है, जो हल्के पदार्थ जो है जिनको उड़ाकर ले जाने में सक्षम है वो उनके साथ चलती है और जहाँ पर वो क्षीण होती है उसको भी वो जमा कर देती है। वैसे ही नदियाँ जब अपनी तीव्र गति से चलती है ना, स्पेशली जब नदियाँ अगर पर्वतों से नीचे उतर रही हो तो पर्वत का ढाल और जल का वेग दोनों जो है अधिक होने की वजह से वो बड़े बड़े अवसादों को अपने साथ बहाकर लेकर जाती है। और जैसे ही वो पर्वतपदीय क्षेत्र अर्थात पर्वतों के नीचे मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो उसमें जो है ढाल की गति कम हो जाती है। तो नदियाँ क्या करती है, जो बड़े पदार्थ है उसको अपने साथ बहाकर ले जाने में सक्षम नहीं होती है तो उसे जो है अपने किनारों पर निक्षेपित कर देती है, फिर वो आगे बढ़ते जाती है। तो इसी प्रकार क्या होता है कि हवाएं भी जो है अपनी गति के अनुसार जो है उन पदार्थों का जो है क्या करती है, परिवहन करती है और जहाँ पर उसकी गति कम होती जाती है उस पर उसको निक्षेपित करते जाती है। नदियों का भी यही कार्य है, हिमानियों का भी यही कार्य है। आगे वाले चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, पवन के अपरदन से निर्मित स्थलाकृतियां और उनके निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियां, कि जब हवाएं अपरदन का कार्य करती है तो वो किस प्रकार के स्थलाकृतियों का निर्माण करती है और जब उन अपरदित पदार्थों को वो किसी स्थान पर जमा करती है तो उससे किस प्रकार की स्थलाकृतियों का निर्माण होता है। सेम हम नदियों के बारे में, हिमानियों के बारे में, चुनाव प्रदेशों के बारे में, इसके बारे में जो है हम लोग आगे वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अपक्षय और अपरदन ये ऐसे कारक हैं जो धरातल में समतलीकरण का कार्य जो है प्रवण संतुलनता को बनाए रखने के लिए कार्य करती है। जब भी कोई भी चीज धरातल पर से ऊपर उठती है, जो अपरदनकारी शक्तियां हैं वो अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती है और तेजी से जो है उसको अपरदित करके उसको समतलीकरण का कार्य करती है। अपरदन, परिवहन और फिर निक्षेपण। ठीक है बच्चों, किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।